हेलो दोस्तों, बिहार स्टडी जोन में आप सभी का फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम प्राचीन इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। इस वीडियो में हम प्राचीन इतिहास के तहत मगध का उत्कर्ष देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने इसके पहले प्राचीन इतिहास के अंतर्गत जैन धर्म, बौद्ध धर्म, फिर उसके पश्चात उसके पहले हमने प्रागैतिहासिक काल, हड़प्पा सभ्यता, इन सभी टॉपिक पर वीडियो अपलोड किए हैं। आप जाकर हमारे चैनल में जाइएगा और प्लेलिस्ट में एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया में देखिएगा, वहाँ पर आपको सारे वीडियो अपलोडेड मिलेंगे। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं मगध का उत्कर्ष। इससे पहले आप हमारे चैनल बिहार स्टडी जोन को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में। चाहे आप बिहार के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, जीएस से रिलेटेड यहाँ पर आपको क्वालिटी कंटेंट मिलेंगे। यहाँ पर हम परीक्षा मंथन की एक मैगजीन है, उसको PDF है, उसको हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं और लाइन बाय लाइन आपका यहाँ पर हम इसे कवर करा रहे हैं। और फिर इसके साथ ही हम आधुनिक भारत का इतिहास भी आपका कंप्लीट करा रहे हैं और सिख राज्य तक हमने उसको कंप्लीट कराया है। उसके आगे की भी वीडियो जल्द ही अपलोड कर दिए जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मगध का उत्कर्ष। मगध के उत्कर्ष में सबसे पहले एक वंश आता है, उसका नाम है हर्यक वंश। 544 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व तक इस वंश ने, हर्यक वंश ने शासन किया था। हर्यक वंश के कौन कौन से शासक थे, अब उनको हम क्रमवार यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहला शासक आता है बिंबिसार, 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक। बिंबिसार इस वंश का प्रथम शासक था। इसकी प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रज थी, गिरिब्रज। बाद में बिंबिसार ने राजगृह को अपनी राजधानी बनाया, बाद में इसने राजगृह को नई राजधानी बना दिया। बिंबिसार अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए वैवाहिक एवं मैत्रीपूर्ण संबंधों पर इसने बल दिया। मद्र देश की राजकुमारी थी क्षेमा या खेमा, उससे इसने विवाह किया। बिंबिसार की यही पत्नी क्षेमा या खेमा बौद्ध भिक्षुणी बन गई थी बाद में। ठीक है। बिंबिसार का अवंती के शासक चंद्र प्रद्योत से मैत्रीपूर्ण संबंध था। बिंबिसार का अवंती का जो शासक था बिंबिसार का, उससे बहुत अच्छा संबंध था चंद्र प्रद्योत से। एक बार चंद्र प्रद्योत पांडु रोग से ग्रसित हो गया, तब बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उसके इलाज हेतु उज्जैनी भेजा था, जो इसके मैत्रीपूर्ण संबंध को दर्शाता है। बिंबिसार जो शासक था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार ने अंग राज्य पर आक्रमण करके, जो महाजनपद था ना, अंग पर आक्रमण करके यहाँ के शासक ब्रह्मगुप्त को पराजित कर उसका वध कर दिया और अंग को मगध राज्य में मिला दिया। यह मगध की प्रथम विजय थी। बिंबिसार के बारे में इतनी ही बातें इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद हम जाते हैं अजातशत्रु की तरफ। अजातशत्रु 492 ईसा पूर्व से 461 ईसा पूर्व तक शासन करता है। अजातशत्रु का पिता था बिंबिसार और इसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके गद्दी को प्राप्त की थी। मगध का शासक बनने से पहले वह अंग का गवर्नर था। अजातशत्रु का प्रथम युद्ध कौशल नरेश प्रसेनजीत से हुआ, जिसमें दोनों ने एक युद्ध में विजय प्राप्त की। अंततः दोनों में संधि हो जाती है। संधि के अनुसार प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह अजातशत्रु के साथ कर दिया एवं काशी ग्राम की आय दहेज के रूप में पुनः दे दिया। अजातशत्रु का दूसरा युद्ध वैशाली के शासक चेटक के साथ हुआ। इस युद्ध में अजातशत्रु ने रथ मूसल एवं महाशिला कंटक नामक 2 गुप्त युद्धास्त्रों का प्रयोग किया। अंततः चेटक पराजित होता है और वैशाली को मगध में मिला लिया जाता है अजातशत्रु के द्वारा। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन इसी अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में हुआ था। इसी के समय में, यानी अजातशत्रु के समय में, महावीर स्वामी एवं महात्मा बुद्ध दोनों की मृत्यु हुई। अजातशत्रु ने बुद्ध के भस्मावशेष पर राजगृह में स्तूप का निर्माण कराया। अजातशत्रु के बाद अगला शासक आता है उदयन, जो कि 461 ईसा पूर्व से लेकर 445 ईसा पूर्व तक शासन करता है। और उदयन का मुख्य कार्य यही था कि उसने राजगृह के स्थान पर पाटलिपुत्र को अपनी नई राजधानी बनाया।
इस तरह ये हर्यक वंश समाप्त हो जाता है और उसके बाद आता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का जो कालक्रम है 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक। शिशुनाग पहला शासक आता है 412 से 394 ईसा पूर्व तक। शिशुनाग ने पाटलिपुत्र के स्थान पर वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। उदयन ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था और शिशुनाग जब शासक बनता है तो वो पाटलिपुत्र के स्थान पर वैशाली को राजधानी बनाता है। फिर उसके पश्चात आता है कालाशोक, जिसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। यह 394 से 366 ईसा पूर्व तक शासन करता है। कालाशोक ने वैशाली के स्थान पर, जो शिशुनाग ने वैशाली को राजधानी बनाया था, तो कालाशोक ने वैशाली के स्थान पर पुनः पाटलिपुत्र को अपनी नई राजधानी बनाता है। इसके बाद अगला वंश जो आता है वो है नंद वंश। नंद वंश का शासनकाल है 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व और नंद वंश का प्रथम शासक है महापद्म नंद 344 ईसा पूर्व से लेकर 326 ईसा पूर्व तक। नंद वंश का संस्थापक एवं प्रथम राजा है महापद्म नंद। पुराणों में इसका उल्लेख मिलता है कि नंद वंश के शासक क्या थे? शूद्र थे। महापद्म नंद इस वंश का सबसे महान शासक था। इसने अनेक क्षत्रिय राज्यों को जीतकर अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया था। कलिंग नरेश खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता है कि महापद्म नंद ने कलिंग विजय की और यहाँ से एक जिन की मूर्ति अपने साथ वो मगध ले गया था। महापद्म नंद ने कलिंग में सिंचाई हेतु एक नहर का निर्माण कराया था। महापद्म नंद के पश्चात एक शासक आता है घनानंद, जिसका शासनकाल है 326 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व। घनानंद के समय अर्थात 326 ईसा पूर्व में मकदूनिया का एक यूनानी शासक सिकंदर, इसने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण करके यहाँ यूनानी सत्ता की नींव रखी। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त एवं कौटिल्य ने मगध पर आक्रमण किया, जिसमें घनानंद पराजित हो जाता है। इस प्रकार नंद वंश का अंत हो जाता है और मौर्य वंश की स्थापना हो जाती है। जो कौटिल्य था वो घनानंद के दरबार में रहता था, लेकिन एक बार घनानंद ने कौटिल्य का अपमान कर दिया और जिसके कारण कौटिल्य ने चंद्रगुप्त, एक व्यक्ति था चंद्रगुप्त सेना में, उसके साथ मिलकर घनानंद को पराजित कर दिया और उसके बाद चंद्रगुप्त ने मौर्य वंश की स्थापना की। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उसे देख लीजिए। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। बिंबिसार के राजवैद्य जीवक की मां का नाम शाल्वती था, जो कि एक नर्तकी या वैश्या थी। उस समय नर्तकी वैश्या का काम भी करती थी। वत्स नरेश उदयन बहुत अच्छा वीणावादक था, इसे हाथी पकड़ने का भी ज्ञान था। महापद्म नंद ने कलिंग में एक नहर का निर्माण कराया था। अब घनानंद के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य आता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के आने से मौर्य साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। थोड़ा सा हम मौर्य साम्राज्य के बारे में एक और डिटेल की बातें देख लेंगे कि मौर्य साम्राज्य की हमें क्या क्या स्रोत मिलते हैं मौर्य साम्राज्य के। तो पहला है साहित्यिक स्रोत। मौर्य साम्राज्य की जानकारी हमें किन चीज़ों से मिलती है, तो उन चीज़ों को हम स्रोत कहते हैं और स्रोत में पहला है आपका साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में अर्थशास्त्र जो ग्रंथ है उसकी रचना कौटिल्य ने संस्कृत भाषा में किया हुआ है। अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण, 180 प्रकरण एवं 4000 श्लोक हैं। इससे हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। फिर इसके पश्चात इंडिका है साहित्यिक स्रोत के रूप में। यह मेगास्थनीज द्वारा यूनानी भाषा में लिखी गई पुस्तक है। यात्रा वृत्तांत है मेगास्थनीज की। यूनानी लेखकों जैसे स्ट्राबो, एरियन, प्लूटार्क एवं प्लिनी ने इंडिका के महत्वपूर्ण अंशों के आधार पर ग्रंथ लिखे हैं, जो कि मौर्य साम्राज्य का प्रमाण प्रकट करते हैं। इंडिका के इन महत्वपूर्ण अंशों को हर जगह से एकत्रित कर शावन बेक ने नई इंडिका का संकलन किया। तो ये रहे आपके साहित्यिक स्रोत। उसके पश्चात कुछ अभिलेखी
स्रोत भी मिलते हैं। अभिलेखी स्रोत में अशोक के अभिलेख और रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य, जिसका शासनकाल था 322 से 298 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का प्रथम शासक तथा संस्थापक था। चंद्रगुप्त के पिता मौर्य वंश के क्षत्रियों का सरदार था। मुद्रा राक्षस, कथासरित सागर ये सभी ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इसके अनुसार मौर्यों को शूद्र कहा गया है कि मौर्य क्या थे, वे शूद्र थे, वो क्षत्रिय नहीं थे। ऐसा ये मुद्रा राक्षस और कथासरित सागर जैसे ब्राह्मण ग्रंथ बताते हैं। जबकि पुराण नंदों को शूद्र मानते हैं तथा चंद्रगुप्त को नंद की पत्नी मुरा से उत्पन्न मानते हैं। यूनानी लेखक जस्टिन ने चंद्रगुप्त को निम्न कुल से उत्पन्न बताया है और स्पूनर ने इसे पारसी माना है। सबके अलग अलग मत हैं। रोमिला थापर ने मौर्यों को वैश्य बताया है कि ये वैश्य थे। ठीक है। अब चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण किस प्रकार होता है। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण। चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यारोहण की तिथि 322 ईसा पूर्व मानी जाती है। 28 फरवरी 1793 में सर विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम उपरोक्त नामों का समीकरण चंद्रगुप्त मौर्य से किया है। साम्राज्य विस्तार। जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन के अनुसार कौटिल्य ने भूगर्भ से प्राप्त धन से चंद्रगुप्त मौर्य के लिए एक सेना का निर्माण किया। इस प्रकार परिशिष्ट पर्वन में लिखा हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त तथा कौटिल्य ने सर्वप्रथम 322 ईसा पूर्व में पंजाब पर आक्रमण कर वहां के यूनानी गवर्नर फिलिप की हत्या कर दिया था। पंजाब विजय चंद्रगुप्त मौर्य की प्रथम विजय थी। पंजाब का शासक था यूनानी गवर्नर फिलिप। पंजाब के बाद चंद्रगुप्त तथा कौटिल्य ने पुनः 321 ईसा पूर्व में मगध पर आक्रमण कर उसे जीत लिया। मगध पर इस अंतिम नंद शासक धनानंद का शासन था। 305 बीसी में सिकंदर के सेनापति सीरिया के शासक सेल्यूकस ने सिकंदर द्वारा पूर्व में विजित भारतीय क्षेत्रों पर आक्रमण कर दिया। सेल्यूकस तथा चंद्रगुप्त के मध्य सिंधु नदी के किनारे युद्ध होता है। युद्ध में सेल्यूकस बुरी तरह पराजित हुआ तथा उसने चंद्रगुप्त मौर्य से एक अपमानजनक संधि करनी पड़ी। संधि की क्या क्या शर्तें थीं सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त के बीच में। सेल्यूकस अपनी पुत्री हेलेना या कार्नेलिया, दोनों ही नाम थे इसके, हेलेना या कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया। सेल्यूकस ने अपने 4 राज्य परोपनिषदी काबुल, अराकोशिया, कांधार, एरिया, हेरात और जेड्रेशिया यानी बलूचिस्तान चंद्रगुप्त मौर्य को देने पड़े। चंद्रगुप्त तथा सेल्यूकस के मध्य राजनयिक संबंध स्थापित हुए तथा एक यूनानी राजदूत मेगस्थनीज चंद्रगुप्त के राज दरबार में रहने लगा। संधि के शर्तों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु मैसूर में श्रावण बेलगोला में चंद्रगिरी पर्वत पर हुई। इससे भी दक्षिण में साम्राज्य विस्तार की जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासन मैसूर तक फैला हुआ था। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में उल्लेख है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य ने सौराष्ट्र प्रांत में सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। तो सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य का गवर्नर था, राज्यपाल था पुष्यगुप्त वैश्य। इसने सौराष्ट्र प्रांत में सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में ही उल्लेख है कि अशोक के गवर्नर तुषास्प ने सुदर्शन झील का पुनः निर्माण करवाया था। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख एकमात्र ऐसा अभिलेख है जिसमें चंद्रगुप्त तथा अशोक दोनों के नाम एक साथ मिलते हैं अभिलेख में। जैन आचार्य भद्रबाहु से प्रभावित होकर चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को स्वीकार किया था। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बाद
उसका पुत्र आता है बिंदुसार। बिंदुसार 298 से 273 ईसा पूर्व। अगला शासक बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र तथा सम्राट अशोक का पिता था। इसी का पुत्र होता है सम्राट अशोक। ठीक है, सॉरी, बिंदुसार का ही पुत्र होता है सम्राट अशोक। यूनानी इतिहासकारों ने बिंदुसार को अमित्रोचेटस या अमित्रघात, इसका संस्कृत में अर्थ होता है अमित्रघात, अर्थात शत्रुओं का नाश करने वाला, इस नाम से यूनानी इतिहासकारों ने बिंदुसार को पुकारा है। परिशिष्ट पर्वन में बिंदुसार का नाम बिंदुसार मिलता है, यानी इसका नाम बिंदुसार स्पष्ट किया गया है परिशिष्ट पर्वन नामक पुस्तक में। दिव्य वदान के अनुसार उत्तरापद की राजधानी तक्षशिला में बिंदुसार के समय 2 विद्रोह हुए। सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम का राजदूत डायमेकस बिंदुसार के दरबार में रहता था। यूनानी लेखक एथेनियस के अनुसार बिंदुसार ने पत्र व्यवहार के माध्यम से एंटियोकस प्रथम से 3 वस्तुओं अंगूरी, मदिरा, अंजीर तथा यूनानी दार्शनिक की मांग की। एंटियोकस प्रथम ने 2 वस्तुएं जैसे अंगूरी, मदिरा तथा अंजीर तो भिजवा दिया, परंतु यूनानी दार्शनिक की मांग को यह कहकर अस्वीकार कर दिया उसने कि यूनानी कानूनों के अनुसार दार्शनिक का क्रय विक्रय नहीं किया जाता। मिस्र नरेश टालमी फिलाडेल्फस द्वितीय ने अपना राजदूत डायनेसियस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। तो इससे हमें उनके राज्य के संबंधों की जानकारी मिलती है कि फिलाडेल्फिया जो मिस्र का नरेश था उसका संबंध मौर्य साम्राज्य से था। ठीक है, उस समय लोग अपने राजदूतों को और व्यापार को एक दूसरे राज्यों में व्यापार करते थे और इस प्रकार हमें उन राज्यों के बीच में संबंधों का पता चलता है। ठीक है, आदान प्रदान किया जाता था। अशोक, इसके पश्चात बिंदुसार का जो पुत्र है अशोक, वो आता है उसका शासन का 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व। बिंदुसार की 16 रानियों से 101 पुत्र हुए, जिनमें अशोक सर्वाधिक तेजवान था। अशोक का एक ही सगा भाई था जिसका नाम था विगताशोक। बौद्ध अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारकर गद्दी प्राप्त किया था, ऐसा अनुश्रुति है। ठीक है, अशोक का सिंहासन रोहन 273 ईसा पूर्व में हो चुका था, जबकि राज्याभिषेक उसने 4 वर्ष बाद 269 बीसी यानी ईसा पूर्व में किया था। अशोकावादन माला में अशोक की मां का नाम सुभद्रांगी बताया गया है। बौद्ध ग्रंथों में अशोक की कई पत्नियों के नाम का उल्लेख मिलता है। पहला है असंघमित्रा, दूसरा महादेवी, फिर पद्मावती, फिर तिस्रक्षिता। ये चारों अशोक की पत्नियों के नाम का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ में मिलता है। अशोक के इलाहाबाद के कौशाम्बी अभिलेख में अशोक की एक ही रानी कारुवाकी का उल्लेख मिलता है। अशोक के इलाहाबाद कौशाम्बी अभिलेख में एक ही पुत्र तीवर का उल्लेख मिलता है। देवनाम प्रियदर्शी अशोक की सर्वाधिक लोकप्रिय उपाधि थी। देवनाम प्रियदर्शी। अशोक का नाम अशोक उसके 4 अभिलेखों में मिलता है, यानी अशोक का नाम क्या अधिकतर प्रसिद्ध मिलता है, देवनाम प्रियदर्शी, लेकिन 4 अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक है, यानी उसे अशोक नाम से पुकारा गया है। मध्य प्रदेश के गुर्जरा अभिलेख में, कर्नाटक के मास्की अभिलेख में, और फिर कर्नाटक के ही नेतुर अभिलेख में, और कर्नाटक का उडेगोलन अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। सर्वप्रथम 1915 में मास्की लघु शिलालेख में अशोक का नाम पढ़ा गया। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग विजय किया था। 261 बीसी में अशोक के कलिंग विजय की जानकारी उसके 13वें दीर्घ शिलालेख से मिलती है। अशोक ने शिलालेखों में अभिलेख लिखवाया था और उसमें कलिंग विजय की जानकारी हमें प्राप्त होती है। कलिंग विजय के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया।
ह्वेनसांग के अनुसार उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। अब हम इसके पश्चात मौर्यों का केंद्रीय प्रशासन पढ़ेंगे। मौर्यों का केंद्रीय प्रशासन किस प्रकार का था? मौर्यकालीन केंद्रीय प्रशासन कौटिल्य के साप्तांग सिद्धांत पर आधारित था। राजा का पद वंशानुगत होता था। राजा की सहायता के लिए मंत्रिण यानी उप समिति की नियुक्ति की गई, जिसमें प्रधानमंत्री, सेनापति, युवराज तथा मुख्य समाहर्ता आदि होते थे। यूनानी इतिहासकारों ने अध्यक्ष को मजिस्ट्रेट कहा है। अब प्रमुख अध्यक्ष कौन होते थे? अध्यक्ष शुल्काध्यक्ष। ये शुल्काध्यक्ष क्या करते थे? व्यापार से प्राप्त कर या चुंगी को एकत्रित करते थे। पौतवा अध्यक्ष माप तौल के लिए वैल्यू को, मान को नियंत्रित करने वाले होते थे। सूत्राध्यक्ष ये वस्त्र उद्योग के मंत्री थे। सूनाध्यक्ष ये बूचड़ खाने या चर्म उद्योग के अध्यक्ष होते थे, हेड होते थे, समझिए। लक्षणाध्यक्ष टकसाल का अध्यक्ष होते थे, जहाँ पर सिक्के ढाले जाते थे। अश्वाध्यक्ष घोड़ों की देखभाल करने वाले होते थे। हस्त्याध्यक्ष ये हाथियों की देखभाल करने वाले होते थे। अकाराध्यक्ष ये खान मंत्री थे, माइनिंग मिनिस्टर थे। मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था को देखिए। मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था यूनानी इतिहासकारों के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल, 30,000 अश्वारोही और 9,000 हाथी यानी गज सेना और 8,000 रथ सेना रहती थी। मेगास्थनीज के अनुसार सेना की देखरेख के लिए अलग एक विभाग होता था और इस विभाग में 30 सदस्य होते थे। कौटिल्य के अनुसार राजा को सभी वर्गों के लोगों को सेना में नियुक्त करना चाहिए, ऐसा कौटिल्य का कहना था। तो अवश्य ही चंद्रगुप्त मौर्य के सेना में सभी वर्ग के लोग रहे होंगे। कौटिल्य के अनुसार राजा को परिस्थिति के अनुसार 3 प्रकार का युद्ध करना चाहिए। प्रकाश युद्ध यानी आमने सामने का युद्ध, कूट युद्ध यानी चालाकी और छलबाजी से युद्ध, फिर आता है तुषणी युद्ध, अप्रत्यक्ष युद्ध या शत्रु राज्य में गृह युद्ध छिड़वा देना। ये सब कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत थे, उसी के अनुसार मौर्य शासन कार्य करता था। फिर गुप्तचर व्यवस्था थी मौर्य साम्राज्य में। गुप्तचर व्यवस्था मौर्य काल में जनतांत्रिक परिषदों के अभाव के कारण जनता के मनोभावों, विचारों, इच्छाओं और राजाओं के विद्रोहियों अधिकारियों आदि के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए सुदृढ़ गुप्तचर व्यवस्था की स्थापना की गई थी। क्योंकि उस समय वोटिंग तो नहीं होती थी। वोटिंग में पता चलता है कि जनता किसे चुनना चाहती है, लेकिन यदि वोटिंग नहीं होगी, डेमोक्रेटिक वोटिंग नहीं होगी, तो पता नहीं चलेगा कि जनता राजा के पक्ष में है कि नहीं है। तो इसी कारण से इसको जानने के लिए उसका अभाव होता था डेमोक्रेटिक वोटिंग का, जिसके कारण गुप्तचर व्यवस्था को काफ़ी मजबूती प्रदान की गई थी कि जनता के हाव भाव और अधिकारियों के विषय में जानकारी प्राप्त की जाए कि वे राजा के पक्ष में है या विपक्ष में। अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा गया है। स्ट्रैबो ने गुप्तचरों को इंस्पेक्टर कहा है। संस्था और संचरा क्या है? संस्था और संचरा। संस्था उन गुप्तचरों को कहा जाता था जो एक ही स्थान पर रहकर गुप्तचरी का कार्य करते थे, जबकि जो संचरा होते थे वे राज्य में भ्रमण करते हुए गुप्तचरी का कार्य करते थे। विदेशों में नियुक्त गुप्तचरों को उभय वेतन कहा जाता था। उभय वेतन। न्याय व्यवस्था किस प्रकार थी मौर्य साम्राज्य में? न्याय व्यवस्था मौर्य प्रशासन में सबसे बड़ा न्यायालय राजा का केंद्रीय न्यायालय था, उस समय का सुप्रीम कोर्ट। ग्राम न्यायालय में ग्राम वृद्ध परिषद की सहायता से न्याय कार्य करते थे। फौजदारी न्यायालय को कंटक शोधन कहा जाता था। दीवानी न्यायालय को धर्मस्थी कहा जाता था। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 26वें वर्ष तक 25 बार वृद्ध कैदियों को रिहा किया था। इससे उसकी उदार भावना का पता चलता है। राजस्व व्यवस्था किस प्रकार की थी? मौर्य काल में वित्तीय राजस्व वर्ष आषाढ़ से ज्येष्ठ होता था। जैसे वित्तीय वर्ष आजकल क्या होता है, अप्रैल से लेकर मार्च तक होता है,
फाइनेंशियल ईयर, उस प्रकार उसमें आषाढ़ से लेकर ज्येष्ठ तक होता था। भाग क्या होता था? स्वतंत्र रूप से खेती करने वाले किसानों से लिया जाने वाला भूमि कर को भाग कहा जाता था। अशोक ने लुम्बिनी का भाग घटाकर 1/8 कर दिया था, है ना, क्योंकि लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। बिक्री कर क्या होता है? हिरण्य कर नगद कर कहलाता था। और उदक कर अर्थात सिंचाई कर। नगर प्रशासन मौर्यकालीन नगर प्रशासन की सर्वोत्कृष्ट जानकारी हमें इंडिका से मिलती है, मेगास्थनीज की जो इंडिका है। मेगास्थनीज ने नगर प्रशासन के संबंध में पोलीब्रोथा पाटलिपुत्र का विवरण दिया है। पोलीब्रोथा, उस समय पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा जाता था। मेगास्थनीज के अनुसार पोलीब्रोथा में नगर प्रशासन के लिए 30 सदस्यीय एक सभा थी, जिसमें 5-5 सदस्यों की 6 समितियां थीं। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रमुख अधिकारी एस्ट्रोनोमोई होता था। अन्य प्रशासनिक इकाइयां। मौर्य काल में साम्राज्य प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से अनेक प्रांतों में विभक्त था। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। मौर्य साम्राज्य अपनी पूर्णता के समय में 5 चक्रों में विभक्त था, यानी उत्कर्ष के समय में जब बहुत अधिक फैला हुआ था मौर्य साम्राज्य, उस समय साम्राज्य को 5 चक्रों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक चक्र में सम्राट द्वारा एक प्रांतपति की नियुक्ति की जाती थी, जिसे कुमार कहा जाता था। राज्यपाल जैसा समझिए प्रांतपति को। जो चक्र में विभाजित थे, इसीलिए सम्राटों को चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता था। आपने सुना होगा चक्रवर्ती सम्राट, तो क्योंकि साम्राज्य को कई चक्रों में बांटा गया था और सभी कई चक्रों को मिलाकर उसका एक सम्राट होता था, और हर चक्र को प्रत्येक चक्र को एक प्रांत में बांटा गया था। अब अशोक के अभिलेख को देख लेते हैं। अशोक जो मौर्य साम्राज्य का सबसे, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद सबसे प्रसिद्ध शासक था अशोक के अभिलेख की खोज सर्वप्रथम टिफेंथेलर नामक एक पादरी ने 1750 ईस्वी में की थी, और सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। इन्होंने दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेप ने दिल्ली टोपरा का जो अभिलेख था, अशोक का अभिलेख, उसे पढ़ा था। अशोक के अभिलेख की मूल भाषा प्राकृत है। जो भाषा है वो प्राकृत भाषा है। अशोक की प्राकृति लिखा हुआ है, प्राकृत होगा, प्राकृत, ठीक है, प्राकृत भाषा। अशोक के अभिलेखों में कुल 4 लिपियों का प्रयोग हुआ है। ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठ लिपि, अरमाइक लिपि और यूनानी लिपि। यहाँ पर अशोक के अभिलेखों का वर्गीकरण किया गया है। दीर्घ शिलालेख, लघु शिलालेख, दीर्घ स्तंभलेख, लघु स्तंभलेख और अन्य। दीर्घ शिलालेख यानी बड़े बड़े पहाड़ के जो चट्टान होते थे, फिर छोटे चट्टान शिलालेख हो गए। स्तंभलेख में जो स्तंभ जैसे जो पत्थर के जो स्तंभ बनाए गए थे अशोक के द्वारा, उसमें उसे बड़े वाले को दीर्घ स्तंभलेख और छोटे वाले को लघु स्तंभलेख कहा जाता था। अब यहाँ हम एक एक करके दीर्घ शिलालेख को देख लेते हैं। दीर्घ शिलालेख प्राकृतिक चट्टानों पर लिखे गए लंबे लेख हैं। प्राकृतिक मतलब आप समझे, जो मान लीजिए बड़ा सा जो पहाड़ के बड़े बड़े चट्टान होते हैं तो उन पर लिखे गए थे। इसमें प्रशासन एवं धर्म से संबंधित लेख हैं। इनमें कुल 14 लेख हैं, इसलिए इन्हें चतुर्दश लेख कहा जाता है। ये 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। दीर्घ शिलालेख ब्राह्मी एवं खरोष्ठी लिपि, दीर्घ शिलालेख में ब्राह्मी एवं खरोष्ठी लिपि का प्रयोग हुआ है। ये रहे आपके दीर्घ शिलालेख। फिर आपका लघु शिलालेख है। लघु शिलालेख भी प्राकृतिक चट्टानों पर लिखे गए छोटे लेख हैं। इनमें अशोक के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित लेख हैं। इसमें 20 से अधिक स्थानों से प्राप्त हुए हैं और ये ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। लघु शिलालेख। फिर आपका दीर्घ स्तंभ लेख है। ये पत्थर के स्तंभ पर लिखे गए लंबे लेख हैं, मतलब काफ़ी लंबा इसमें लेख लिखा गया है, इसलिए लंबे लेख दीर्घ बोलेंगे, ठीक है। और लघु शिलालेख यानी छोटे लेख लिखे हुए हैं।
दीर्घ स्तंभ लेख में अशोक के प्रशासन एवं धर्म से संबंधित बातें हैं। अधिकतम 7 लेख हैं, 7 बातें हैं। 7वां लेख केवल दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख में है। ये कुल 6 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। इनमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। लघु स्तंभ लेख, ये पत्थर के स्तंभों पर लिखे गए छोटे लेख हैं, इसीलिए इसे लघु स्तंभ लेख कहा जाता है। इनमें अशोक के प्रशासनिक निर्देश दिए गए हैं। ये कुल 5 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। ये केवल ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। गुहा लेख, कुछ अन्य लेख हैं वो गुहा लेख यानी गुफाओं में लिखे गए हैं। बराबर की पहाड़ी में अशोक ने 4 गुफाएं बनवाई, इसी में लेख लिखवाए गए, इसीलिए इसे गुहा लेख कहा जाता है। ये द्विभाषिक लेख हैं। सर ए क्यूना से प्राप्त हुआ है, जगह का नाम है। इसमें यूनानी एवं अरमाइक लिपि में लेख लिखे गए हैं, द्विभाषी, ठीक है, द्विभाषी लेख हैं। धौली एवं जौगढ़ से प्राप्त दीर्घ शिलालेख में लेख नंबर 11, 12 एवं 13 नहीं मिलते। यहाँ से 2 पृथक लेख मिलते हैं। पाकिस्तान से प्राप्त दीर्घ शिलालेखों की लिपि खरोष्ठ लिपि है। भाब्रू लघु शिलालेख में अशोक द्वारा बौद्ध धर्म में आस्था व्यक्त किए जाने का उल्लेख मिलता है। भाब्रू लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा कहा है। येरागुर्डी से दीर्घ एवं लघु शिलालेख दोनों प्राप्त होते हैं। द्वितीय दीर्घ शिलालेख में अशोक द्वारा अपने साम्राज्य एवं पड़ोसी राज्यों में मनुष्य एवं पशुओं की चिकित्सा का प्रबंध कराए जाने का उल्लेख मिलता है। रुमनदेई स्तंभ लेख में अशोक द्वारा बलि नामक टैक्स कर समाप्त करने एवं भूमि कर घटाकर 1/8 करने का उल्लेख मिलता है। इलाहाबाद कौशाम्बी लघु स्तंभ लेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। प्रथम पृथक अभिलेख में अशोक कहता है कि सभी मनुष्य मेरी संतान हैं, संतान के समान हैं। पांचवें दीर्घ शिलालेख में अशोक द्वारा अपने अभिषेक के 13वें वर्ष में धर्म महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति किए जाने का उल्लेख मिलता है। 13वें दीर्घ शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। अब मौर्य साम्राज्य की सामाजिक व्यवस्था पर हम जरा सा नज़र डाल लेते हैं। सामाजिक व्यवस्था, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में परंपरागत 4 वर्णों का उल्लेख किया है। मेगस्थनीज ने चातुर्वर्ण व्यवस्था का उल्लेख नहीं किया, किंतु उसने आर्थिक आधार पर भारतीय समाज को 7 वर्णों में बांटा है। मेगस्थनीज ने, पहला है दार्शनिक, इसके अंतर्गत पुजारी, भिक्षु एवं विद्वान आदि आते थे। दूसरा विभाजन कृषक के रूप में मेगस्थनीज ने 7 वर्गों में कृषकों की संख्या सर्वाधिक बताया है। पशुपालक, ये पशुपालन का कार्य करते थे। व्यापारी व शिल्पी वर्ग, ये अधिकांशतः नगरों में निवास करते थे, ऐसा मेगस्थनीज कहता है। सैनिक वर्ग, समाज में किसानों के बाद सैनिक सर्वाधिक संख्या में थे। छठवां था निरीक्षक, ये समाज में व्यवस्था का निरीक्षण करते थे। और 7वां है मंत्री, इसमें समाज के अंतर्गत शासक वर्ग आता था। दास प्रथा, मौर्यकालीन समाज में दास प्रथा प्रचलित थी। स्त्रियों की दशा, स्त्रियों की स्थिति पहले की अपेक्षा अधिक गिरावट आ गई थी। समाज में 8 प्रकार के विवाह होते थे। विधवा तथा पुनर्विवाह भी होता था। पुनर्विवाह करने वाली स्त्रियों को पुनर्भू कहा जाता था। आर्थिक जीवन किस प्रकार का था मौर्य काल में? कृषि, कौटिल्य ने कृषि, पशुपालन तथा वाणिज्य को सम्मिलित रूप से वार्ता कहा है। वार्ता। मेगस्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन भारतीय समाज में 7 वर्गों में कृषकों की संख्या सर्वाधिक थी। मौर्य काल में कृषक स्वतंत्र रूप से कृषि करते थे, परंतु राज्य द्वारा भी सीताध्यक्ष की देखरेख में कृषि करवाई जाती थी। ये अधिकारी था कृषि पर नियंत्रण करने वाला, सीताध्यक्ष।
चंद्रगुप्त ने सौराष्ट्र में पुष्यगुप्त वैश्य के नेतृत्व में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। पुष्यगुप्त वैश्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, इस बात को याद रखिएगा। अर्थशास्त्र के अनुसार 3 प्रकार की फसलें उगाई जाती थी, जैसे हेमन यानी रबी की फसल, ग्रीष्मिक यानी खरीफ की फसल और केदार यानी जायद की फसल। अब उद्योग को देख लेते हैं, ठीक है। मौर्यकालीन उद्योग। मौर्य काल में अनेक प्रकार के उद्योग थे जो कि राज्य नियंत्रित होते थे, उस पर राज्य का कंट्रोल होता था। मौर्य काल में कर्मांतिक साम्राज्य के उद्योग धंधों का प्रधान नियंत्रक होता था। कर्मांतिक जो होता था वो उद्योग धंधों का प्रधान कंट्रोलर होता था, नियंत्रक होता था। मौर्य काल में वस्त्रोद्योग सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। भारत में मौर्य काल में सोना निकालने वाली चींटियां भी पाई जाती थी, जो चींटियां सोना निकालती थी छोटे छोटे टुकड़ों में, ऐसा उल्लेख मिलता है। व्यापार। मौर्य काल में व्यापार जल तथा स्थल दोनों मार्गों से होता था। व्यापारियों के काफिले चलते थे जिन्हें सार्थ कहा जाता था। सार्थ। व्यापारिक काफिलों के नेतृत्व करने वाले को सार्थवाह कहा जाता था। अर्थशास्त्र के अनुसार चीन का बना रेशमी वस्त्र चीनपट्ट भारत में अत्यंत लोकप्रिय था। भारत के पश्चिमी तट पर भरुकच्छ तथा सोपारा बंदरगाह थे, पश्चिमी तट पर, है ना। भारत के पूर्वी तट पर बंगाल में ताम्रलिप्ति बंदरगाह था। अब मुद्रा देख लेते हैं। मुद्रा के निर्गमन का अधिकार लक्षणाध्यक्ष नामक अधिकारी को था। मौर्य काल में मुद्रा सोना, चांदी, ताम्र की ढाली जाती थी। मौर्य काल में सर्वाधिक लोकप्रिय मुद्रा चांदी थी। असली तथा नकली सिक्कों की जांच के लिए रूपदर्शक नामक अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी। मौर्य कला। अब इसको भी हम देख लेते हैं, मौर्य कला को, फिर आपका थोड़ी देर बाद समाप्त हो जाएगा। मौर्य कला। मेगस्थनीज के अनुसार पोलीब्रोथा यानी पाटलिपुत्र भारत का सबसे बड़ा नगर है। यह गंगा तथा सोन नदियों के संगम पर स्थित है। पोलीब्रोथा 80 स्टेडिया लंबा तथा 15 स्टेडिया चौड़ा था। उस लंबाई की माप थी स्टेडिया और ठीक है। और नगर के बाहर 60 फीट की गहरी खाई थी। नगरों के मध्य में उद्यानों से घिरा राजप्रसाद था, जो सूसा और पासीपोलिस सीरिया के राजप्रसाद महलों से भी अधिक सुंदर था, ऐसा मेगस्थनीज कहता है। उत्खनन में पाटलिपुत्र से कोई भी राजप्रसाद नहीं प्राप्त हुआ, कोई भी ऐसा महल प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि अधिकांशतः महल लकड़ी के होते थे। फाहियान पाटलिपुत्र के राजप्रसाद का वर्णन करते हुए कहता है कि यह राजप्रसाद पत्थरों से निर्मित था। यह मानव द्वारा नहीं, देवताओं द्वारा निर्मित प्रतीत होता है। अब कुछ गुफाएं थी। बराबर पहाड़ी में अशोक ने 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था और उन्हें आजीवक संप्रदाय के साधुओं को दान में दे दिया था। ये कला है, मौर्य कला में ये सब सभी आते हैं, पहाड़ भी, गुफाएं भी, ठीक है। नागार्जुनी पहाड़ी पर अशोक के पौत्र दशरथ ने 3 गुफाओं का निर्माण करवाया था और उन्हें आजीवक संप्रदाय के साधुओं को दान में दे दिया था। फिर आपके मौर्य कला में स्तूप आते हैं। स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। मौर्यकालीन स्तूप ईंटों से बनाए गए थे। महावंश के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। अशोक द्वारा बनाए गए अनेक स्तूपों में वर्तमान में 2 स्तूप ही शेष बचे हैं। पहला है सांची का स्तूप, और सांची का स्तूप जो मध्य प्रदेश में है, और सारनाथ का जो यूपी में है, वाराणसी में, ठीक है, सारनाथ का स्तूप। स्तंभ, पिलर, ठीक है। अशोक ने अपने स्तंभों में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया है। स्तंभ ऐसे होते थे, ठीक है, और इसमें जानवरों की आकृति होती थी, ठीक है। स्तंभ लाल बलुआ पत्थर चुनार, मिर्जापुर में है चुनार, तथा मथुरा की पहाड़ियों से लाए गए पत्थर से बनाए गए थे। ये लाल बलुआ पत्थर कहाँ से मिलता था? चुनार से और मथुरा की पहाड़ियों से। सारनाथ स्तंभ में 4 पशु चलते हुए दिखाए गए हैं, हाथी, वृषभ,
सिंह और अश्व घोड़ा। इन चारों पशुओं के नीचे 24 तीलियों वाला चक्र है। सारनाथ की इसी लाट से जो इसको लाट बोलते हैं, ठीक है, जो खंबा होता है, स्तंभ होता है, उसको लाट बोलते हैं। इसी लाट से भारत सरकार का राज्य चिन्ह वृषभ, अश्व तथा 24 तीलियों वाला चक्र लिया गया है। जो भारत का जो अशोक चक्र है, अशोक चक्र बोलते हैं, जो 24 तीलियां हैं उस पे तिरंगे झंडे में, वो इसी 24 तीलियों से लिए गए हैं, ठीक है। मूर्ति कला। पतंजलि ने महाभाष्य में लिखा है कि मौर्य शासक शिव तथा स्कंद की मूर्तियां बनाकर बेचते थे। सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रस्तर मूर्ति दीदारगंज पटना से प्राप्त चामर ग्रहणी यक्षी की मूर्ति है, जो कि 6 फीट 9 इंच लंबी है। परखम से यक्ष मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसका सिर टूटा हुआ है, परखम नामक स्थान से। पटना, मथुरा, अहिछत, गाजीपुर आदि के उत्खनन से मृण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। तो इससे पता चलता है कि मौर्य साम्राज्य यहाँ तक विस्तृत था। मृदभांड। राजगृह से नॉर्दर्न ब्लैक पैलेस्टेड वेयर NBPW के साथ गाढ़े काले रंग के मृदभांड मिले हैं। अब इसके बाद महत्वपूर्ण तथ्य है, ये रिवीजन पॉइंट लिखे गए हैं थोड़े से, इसको देख लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य: चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के प्रभाव में आकर जैन धर्म स्वीकार किया। चंद्रगुप्त मौर्य संलेखना विधि द्वारा प्राणों का अपना अंत किया, यानी उपवास के द्वारा। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने धम्म विजय की नीति अपनाई। मौर्य काल में सिक्का जारी करने का अधिकार लक्षणाध्यक्ष नामक अधिकारी के पास होता था। अशोक के 8वें दीर्घ शिलालेख से पता चलता है कि अशोक ने धम्म यात्रा की प्रथा प्रारंभ की। सर्वप्रथम अपने अभिषेक के 10वें वर्ष में उसने बोध गया की यात्रा की। बुलंदी बाग पाटलिपुत्र का प्राचीन स्थान है। यहाँ से मौर्यकालीन मृण मूर्तियाँ एवं अन्य वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। अशोक के 12वें शिलालेख में पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता की बात की गई है। चाणक्य अर्थात कौटिल्य ने अपने बचपन में विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था। चाणक्य का अन्य नाम बचपन में क्या था? विष्णुगुप्त, और बाद में इसे कौटिल्य भी कहा गया। विशाखा दत्त के नाटक मुद्रा राक्षस ने चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया है। विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षस नामक नाटक ग्रंथ लिखा। अशोक के 2 एवं 13वें दीर्घ शिलालेख में संगम राज्य, चोल, पांड्य एवं चेर का उल्लेख मिलता है। यद्यपि इन अभिलेखों में दक्षिण के 2 अन्य राज्य सातीपुत्र एवं ताम्रपर्णी लंका का उल्लेख मिलता है। गोरखपुर जिले में स्थित शाहगौरा से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसे चंद्रगुप्त मौर्य के समय का माना जाता है। इस अभिलेख में खाद्यान्न को देश के संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश लिखा हुआ है शाहगौरा के अभिलेख से। ठीक है, इस प्रकार हमने मौर्य काल को यहाँ पर इस एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम मौर्योत्तर काल पढ़ेंगे, जो कि 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व की तरफ के बीच में शासन काल था। मौर्योत्तर काल मौर्यों के बाद का शासन काल आता है। तो दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो हमें प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और हमारे इस चैनल को बिहार स्टडी जोन को दोस्तों आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। निरंतर हम आपको इसी प्रकार का वीडियो अपलोड करते रहेंगे और आपका प्राचीन इतिहास हम कंप्लीट करा देंगे। मॉडर्न हिस्ट्री भी हम आपका कंप्लीट करा देंगे। आप बिहार में सरकार द्वारा किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये चैनल का क्वालिटी कंटेंट प्रदान करेगा। ठीक है, मिलते हैं तो दोस्तों नए वीडियो में नए नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपने जो पढ़ा है उसे आप रिवीजन कीजिए। 1-2 बार आप इस वीडियो को देखिएगा तो चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आने लगेंगी। धन्यवाद।